Welcome to MD Online Classes. मैं हूं पंकज चौधरी। स्वागत है फिर से हमारे चैनल एमडी ऑनलाइन क्लासेस में। देखें, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था कौन सा राज्य किस दिशा में है, और मैंने कुछ दिन बाद भी किया था कि मैं बताऊंगा कि कौन सी नदी किस स्टेट से होकर गुजरती है और कहां से निकलती है और कहां गिरती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक वही है, रिवर। बताएंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन किस राज्य से होकर गुजरती है और किस बंगाल खाड़ी में गिरती है कि अरेबियन सी में गिरती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है यहाँ तिब्बत के पठारों में। चाइना मान लीजिए, चाइना के आधिपत्य में ही है, लेकिन तिब्बत के पठार मानसरोवर झील के करीब और चुंगएंगडुंग एक जगह है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लेकिन तिब्बत में हम लोग तो जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन यह तिब्बत में समझिए 2900 किलोमीटर लगभग लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की, लेकिन मात्र 916 किलोमीटर ही भारत में वो सफर करती है। फिर वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए, यहाँ जो अधिकांश हिस्सा इसका तिब्बत में ही पड़ता है, और ये इस नदी का नाम तिब्बत में कुछ और है। तो चलिए उसका नाम भी बता देता हूँ मैं। सांगपो नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो नदी से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। इसका नाम सांगपो नदी है। अब ये देखिए, तिब्बत से पठारों से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ भी देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जब यह नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम कुछ और होता है। यहाँ पर इसको दिहांग नाम की नदी से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग नाम से जाना जाता है इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। और यह जब नदी असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। जब असम में पड़ती है तब क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी नाम पड़ता है इसका। ठीक है, अभी ब्रह्मपुत्र हो गया। अब ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी ही रहता है। क्या नाम रहता है? ब्रह्मपुत्र नदी। मैं बताऊंगा कि आगे चल के किस नदी में मिलती है और कहाँ जाकर मिलती है और फिर इसका नाम क्या पड़ता है आगे। तो चलिए, ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। और एक बात इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि जब यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और यह एक द्वीप का निर्माण करती है। द्वीप आप समझते होंगे, आइसलैंड किसको कहते हैं? देखिए, वह हिस्सा जो चारों तरफ से, वह जमीनी स्थल मान लीजिए, चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे आइसलैंड कहते हैं, यानी द्वीप कहते हैं। तो यह नदी 2 हिस्सों में, यहाँ पर असम यहाँ पर मैंने बताया था आपको राज्य, इसीलिए पहले राज्य बताया किस राज्य कौन किस दिशा में स्थित है और कहाँ होती है। तब देखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी है। जब अरुणाचल नदी और दिहांग नाम हो जाता है, तो यह जब तिब्बत में बहती है तो इसको सांगपो नदी इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए, द्वीप का निर्माण करती है, विश्व का सबसे बड़े द्वीप का निर्माण, वही नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिस द्वीप का नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब इसकी पहले लंबाई लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर थी, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी काफी विकराल रूप लेकर के ही बहती है इंडिया में। यहाँ तिब्बत में तो ये पठारों में बहती है, उतना ज्यादा तांडव नहीं मचाती, लेकिन जब ये भारत में आती है तो यह मैदानी इलाकों से होकर बहती है। अब देखिए, कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई लगभग 16 किलोमीटर की हो जाती है। अब समझिए कितना तांडव मचाती होगी। ब्रह्मपुत्र नदी असम को समझिए शोक नदी भी कहा जाता है, लेकिन बहुत कुछ इसके तलहटी भागों में बहुत उपजाऊ जमीन या जलोढ़ मिट्टी जो लेके आती है, वहाँ काफी उपजाऊ जमीन हो जाती है। सबसे किस द्वीप का निर्माण करती है? माजुली द्वीप का निर्माण करती है।
अब लगभग इसका 250 किलोमीटर 250 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बचा है, काफ़ी हिस्सा है कटान कर चुकी है, अपने बहाव विकराल रूप में बहा कर ले गई है काफ़ी हिस्सा इसका। चलिए ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, बहने वाली नदी यही है, लेकिन ये 916 किलोमीटर हिस्सा ये भारत में बहती है, लेकिन इसलिए इंडिया से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको पूरी इसकी डिस्टेंस कवर की जाती है। तो ये हो गया आपका। अब यहीं से देखिए ये जो तिब्बत का पठार है मानसरोवर झील, यहीं से एक और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, जिसे आगे चल के इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए यहीं से है आपका जगह, एक जगह है मानसरोवर झील के आसपास ही, यहीं से सिंधु नदी भी निकलती है, और यह मात्र भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से ही होकर गुजरती है। और देखिए यहाँ जहाँ से तिब्बत निकलती है सानो खयाबाब जगह से सिंधु नदी निकलती है, और यहाँ से होते हुए मात्र यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से ही होकर गुजरती है। और यह भारत में 1115 किलोमीटर ही, मान लीजिए 1114-15 किलोमीटर के आसपास ये भारत में जम्मू कश्मीर में सफर करती है, और इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो भारत से होकर गुजरती है। और देखिए इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, झेलम, चिनाब, रावी। मैंने बताया भी था कि मैं बताऊंगा कि नदी के किनारे बड़े बड़े कौन से सिटी हैं। अब मैं यही ले लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भारत में सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। वैसे ही मान लीजिए सिंधु नदी है, सिंधु नदी का मैंने बताया सहायक नदी है, से सतलज है, रावी है, झेलम है, ब्यास है। अब देखिए सतलज नहीं तो इसकी सहायक नदी है, लेकिन सतलज नदी भी यहीं तिब्बत के पठार से ही निकलती है, तिब्बत के पठार से ही होकर निकलती है, और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, लेकिन 1050 किलोमीटर दूरी ही यह भारत में तय करती है, और जाकर आगे चलकर यह सिंधु नदी में मिल जाती है। और देखिए उसका एक चिनाब नदी भी है, उसकी सहायक नदी। चिनाब नदी के किनारे ही आपका श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की जो थी पहले राजधानी थी, यही श्रीनगर आपका चिनाब नदी के किनारे ही है। और चलिए जब यह पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। ये हो गया, यही सिंधु नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी ये है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन यह सिंधु नदी अरेबियन सी में गिरती है, यानी अरब की खाड़ियों में। ये बे ऑफ बंगाल है आपका, बे ऑफ बंगाल मैंने कल बताया भी था आपको, इसीलिए मैंने पहले स्टेट के बारे में और सब जगह के बारे में बता दिया। ये अरेबियन सी है। मैं आज स्टेट का नाम नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप पहले ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने स्टेट बनाया हुआ था। यहाँ पे मैंने जरूरी नहीं समझा बनाना हुआ। तो चलिए मैं आगे चलते हैं। मैंने बताया ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। सिंधु नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरती है पाकिस्तान के होते हुए रास्ते, और ये सांगो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इंडिया से तिब्बत से निकल करके इंडिया से होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी, और ये हो गया आपका सिंधु नदी। तो मैंने इसकी सहायक नदियाँ बताया, मैं प्रमुख नदियों का ही बता रहा हूँ, उतना डीपली में नहीं बता रहा हूँ। ये सारे वैसे तो सैकड़ों नदियाँ हैं भारत में, लेकिन कोई ना कोई नदी जो सहायक नदी है, बड़ी नदी, मैं बड़ी प्रमुख नदियों का ही बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद से है गंगा नदी, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की दृष्टि से गंगा तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और भारत ऐसे कह सकते हैं कि भारत के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। लेकिन बहुत से लोग ये जानते हैं कि सभी लोग जानते होंगे कि गंगा गंगोत्री से निकली है, लेकिन जब वो गंगोत्री यहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री से जब वो निकलती है तो उसका नाम गंगा नदी नहीं होता है।
आप लोग सब बहुत लोग पूछे होंगे तो आप बताए होंगे कि हाँ गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा का उद्गम स्थल बहुत लोग हाँ यही बताते हैं कि गंगोत्री है, गंगोत्री से निकलती है गौमुख से। लेकिन यह नदी यहाँ सब जब निकलती है इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा कि पुराणों में सुना होगा कि भागीरथी जी ने काफ़ी तपस्या करके गंगा जी को धरती पे लाए थे, इसीलिए जब यहाँ गंगोत्री से निकलती है नदी इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है। और एक और बद्रीनाथ के ऊपर गंगा, देखिए मैं बता रहा हूँ कि गंगा नदी पड़ता कहाँ से, यहाँ गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता नाम कब से कहाँ से है। तो देखिए एक और बद्रीनाथ का आप लोग नाम सुना होगा। बद्रीनाथ यहाँ उत्तराखंड में है और बद्रीनाथ के ऊपर से ही एक नदी निकलती है अलकनंदा नदी। आपने बहुत जगह नाम सुना होगा अलकनंदा नदी का नाम। अब ये देखिए ये भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी है, ये अलकनंदा है। अब ये देखिए ये दोनों नदियां आके आपका देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। जब ये नदियां दोनों भागीरथी और अलकनंदा जब आके देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं तब यहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। सभी लोग यही जानते होंगे कि गंगा नदी वहीं से उद्गम स्थल से ही माना जाता है नाम, लेकिन यह नाम यहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद जो नदी वहाँ से चलती है वहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। अब ये देखिए गंगा नदी यह आपका उत्तर प्रदेश में बिजनौर के करीब आके मिलती है। उत्तर प्रदेश उसके बाद से बिहार होते हुए आपका बिहार होते हुए थोड़ा सा हिस्सा यह बंगाल में गिर जाती है और बंगाल से होते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मैंने बताया भी आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जब गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और यहाँ पे यह पद्मा नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। मैंने पहले ही बताया आपको तीसरी सबसे बड़ी भारत की नदी है। या इसकी लंबाई गंगा नदी की 25,525 किलोमीटर। यह केवल पूरी भारत में जो बहती है इतना ही हिस्सा है, क्योंकि अब भारत से ही उद्गम हुई है इसलिए इसका हिस्सा है 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर ही इसकी दूरी मापी जाती है इंडिया में। लेकिन यह जब बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश मैंने बताया भी था आपको कि बांग्लादेश है जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ बे बंगाल से है। तो मैंने बताया कि जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से। और मैं आगे भी बताऊंगा कि यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों आपस में मिल जाती है। तो चलिए ये हो गया। और एक ध्यान देने वाली और बात भी है, जब यह ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आपस में मिलती हैं, मैंने बताया भी आपको कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जानी जाती है। लेकिन गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? वो पद्मा नाम से जानी जाती है। लेकिन ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो ये आगे चलती है तो पद्मा के नाम से ही चलती है। किस नाम से चलती है? पद्मा नाम से ही चलती है। अब ये देखिए ये नदी मिलकर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस पद्मा नाम से चलती है, ठीक है। अब ये देखिए एक और है मणिपुर में एक नदी बराक नदी, बहुत कम ही लोग नाम सुने होंगे बराक नदी का, लेकिन ये जरूर जानते होंगे कि यहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी भी पद्मा नाम से चलती है। और पद्मा नदी आके मेघना जब मिलती है मेघना नदी में तो यहाँ से नाम मेघना। और ये इसलिए मैं बताया कि बराक नदी, इसलिए मैं बताना उचित समझा कि बराक नदी कोई जानता ही नहीं होगा। यह मणिपुर से असम होते हुए निकलती है और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने बताया कि बराक नदी का नाम कोई नहीं जानता होगा, शायद ही कोई जानता होगा, मैं इसलिए बताना भी उचित समझा। मणिपुर के एक पहाड़ी से माउंट से निकलते हुए या बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यह मेघना नाम से जानी जाती है। और इसी मेघना नदी में जब ये बांग्लादेश में मेघना नदी जाए, यही
जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नाम से आगे जब चलती हैं तो यही मेघना नदी में आकर के मिल जाती है, और फिर यह यहाँ से यह तीनों नदी मेघना के नाम से आगे आगे बढ़ती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। यह ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ब्रह्मपुत्र नदी और बराक नदी और गंगा नदी इंडिया से तो होके आती है, लेकिन यहाँ का आगे यहाँ पर मेघना नाम से आगे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, चलिए अब ये तो ये हो गया। अब आपका ये गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया। अब चलते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का आपने नाम सुना होगा। ये देखिए गोदावरी नदी नासिक जिले में, यहाँ मान लीजिए आपका ये महाराष्ट्र है, यहाँ आपका नासिक जिला पड़ता है, यहाँ पड़ता है नासिक जिला। ठीक है, अब यह नासिक जिले में त्र्यंबक नाम का एक गांव है। नासिक जिले में त्र्यंबक नाम का गांव है, यही गोदावरी का उद्गम स्थान है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, ये होते हुए ये गोदावरी महाराष्ट्र में है नासिक, और यहाँ से होते हुए या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए ये आपका बे ऑफ बंगाल में आकर के गिरता है गोदावरी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए एक और नदी निकलती है महाराष्ट्र से। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। ठीक है, और कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। यहाँ कृष्णा नदी महाबलेश्वर एक पर्वत श्रृंखला है महाराष्ट्र में ही, वहीं से कृष्णा नदी होकर के निकलती है, और यह कर्नाटक होते हुए या आंध्र प्रदेश होते हुए आपकी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये तो हो गया आपका कृष्णा नदी हो गया, और यहाँ से मैं बताया कि नासिक जिले में त्र्यंबक नाम के गांव के से गोदावरी नदी जो है आपकी निकलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं यमुना नदी। यह गोदावरी नदी हो गया, यह आपका कृष्णा नदी हो गया। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है, और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए, मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद से है यमुना नदी। अब यमुना नदी देखिए कहाँ से, उत्तराखंड से ही यह यमुनोत्री नामक स्थान से, यमुनोत्री से ही यह निकलती है यमुना नदी। अब यह यमुना नदी किनारे देखिए, यमुना नदी के किनारे सबसे बसा हुआ सबसे बड़ी सिटी है दिल्ली। यह हरियाणा होते हुए उत्तराखंड से या हरियाणा से होते हुए या दिल्ली में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद आपका स्थान है एक, इलाहाबाद में से आकर के ही गंगा नदी में मिल जाती है, और इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। यमुना नदी कितनी लंबाई है? यमुना कितनी है? 1365 किलोमीटर। ठीक है, 1375 किलोमीटर। ठीक है, ये तो गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, और ये देखिए एक और है, आप यहाँ नजदीक में सुने होंगे गंडक नदी का नाम सुने हैं क्या? नहीं सुने होंगे आप, जो लोग मेला वाला गए हैं मदार चौक का मेला, अब वो अच्छे तरह से जानते होंगे कि गंडक नदी। लेकिन ये देखिए ये नेपाल से ही निकलती है। अब मान के चलिए नेपाल ही मान लीजिए। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको आप समझिए कि यहाँ वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। ठीक है, और यह जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है।
गंडक नदी तो है, लेकिन आपने नारायणी नदी का नाम सुना। जब यह इंडिया में प्रवेश करती है तो इसका क्या नाम पड़ता है? नारायणी नदी। नारायणी नदी, और ये पटना के करीब जाकर ये अभी गंगा नदी में, यहाँ पटना है आपका, पटना नदी, पटना में ही जाके गंगा नदी में यह मिल जाती है। और पटना तो हो गया आपका, यह गंगा नदी के किनारे ही पटना बसा हुआ है आपका। चलिए, ये तो हो गया यमुना नदी। अब देखिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का आपने नाम सुना होगा। अब नर्मदा नदी के किनारे, या तो आप सुनिए नर्मदा नदी, ठीक है, यह अमर विंध्याचल की पहाड़ियों से ही यह अमरकंटक से निकली है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। सभी नदियां तो देखिए उत्तर से या तो इधर की तरफ बंगाल में गिरती हैं। सब भारत की लगभग सभी नदियां, लगभग मान के चलिए कि बहुत कम ही नदियां हैं जो दूसरे तरफ जाती हैं। सभी नदियां आकर के बंगाल में गिरती हैं। लेकिन यह नर्मदा नदी यहाँ के खंभात की खाड़ियों में, खंभात की खाड़ी है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात सूरत है, सूरत में सूरत खंभात की खाड़ी है, वहीं पे आकर के नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से यह नर्मदा नदी निकलती है। यह उल्टी, भारत की सभी नदियों की अपेक्षा यह उल्टी दिशा में बढ़ती है, ठीक है। और एक और नदी है, आप ध्यान दीजिएगा, भारत में एक और, मान लीजिए उसे अजूबा ही कहा जाएगा। अरावली पर्वत आपका राजस्थान में पड़ता है। अरावली पर्वत के ही पश्चिमी भाग से एक लूनी नदी नाम से नदी निकलती है। वह यह कच्छ है, कच्छ गुजरात में ही पड़ता है। कच्छ का एक रण है, रण कहा जाता है उसको। यह लूनी नदी राजस्थान से होते हुए आकर के यही विलुप्त हो जाती है। भारत में यही एक नदी है जो इसका कहीं गिरने का स्थान नहीं है, यह आकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। ये तो आपका हो गया। और साउथ में एक नदी है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी का वैसे आपने नाम सुना होगा, कर्नाटक से कावेरी नदी, पूर्वी जिला है कर्नाटक में, कर्नाटक से ही यह निकलती है कावेरी नदी। और यह आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ज़्यादा तो लंबाई नहीं है इसकी। ये तो हो गया आपकी कौन सी नदी है? ये कावेरी नदी। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सभी मैंने बता ही दिया, कृष्णा नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, घाघरा नदी। ये तो हो गया ये भारत की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। अभी समझिए, अब ऐसे समय मैंने बताया भी था पहले आपको कि भारत बहुत बड़े बड़े सिटी हैं नदियों किनारे ही के ऊपर से। अब बड़ी बड़ी सिटियां हैं, मैंने गंगा नदी किनारे बताया आपका इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, और बहुत ऐसे सिटी हैं जो अलग अलग नदियों के किनारे, जैसे आपका कोलकाता है। कोलकाता आपकी हुगली नदी के किनारे है। इसे कावेरी नदी है जो, इसे साउथ का द गंगा नाम से जाना जाता है, या वृद्ध गंगा नाम से जाना जाता है इसको। यही इसी का सहायक नदी है हुगली नदी, यहीं से अलग हुई है, और इसी के किनारे क्या बसा हुआ है? कोलकाता। बड़े बड़े सिटियां नदियों किनारे इसलिए बसी ताकि उस समय रोड तो हुआ नहीं करते थे, और लोग जंगलों में निवास करते थे। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या तो उनके पास कोई साधन नहीं हुआ करता था, कोई साधन हो या तो घोड़े से सवारी करते थे। उनका सबसे, अब समझिए कि 15वीं शताब्दी के बाद से नाव का प्रचलन बढ़ गया। जब कोलंबस, देखते हो आप जानते होंगे कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, तब से सभी देशों में नाव से व्यापार करने की जागरूकता आया। बड़े बड़े जहाज़ों से जागरूकता बहुत अंदर उनके अंदर जागृत हो गई। तो इसीलिए बड़े बड़े नदियों के किनारे बड़े बड़े सिटी बसने चालू हुए। व्यापार की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि व्यापार अगर नदियों के द्वारा, नाव के द्वारा होता था
तो ज़्यादा रोड तो हुआ नहीं करते थे, वो सामान की ढुलाई कैसे करते। तो इसीलिए नदियों के किनारे ही लोग गांव बसाना शुरू किए और यहीं से वो मार्केट अपना बाजार वाजार जो भी लगता था वो लगाने लगे और यहीं से वो धीरे धीरे इस समय तक ये बड़ी बड़ी सिटियाँ हो गई। तो बड़ी सिटी जो है नदियों किनारे इसलिए बसाई गई कि ताकि उस समय व्यापार का भी साधन बहुत बढ़िया था, लोगों के आने जाने का भी बहुत बढ़िया साधन था और विदेशी व्यापार भी काफ़ी बढ़ गया नदियों के किनारे। इसीलिए नदियों के किनारे ही बहुत सी प्रमुख नदियाँ, जैसे आपको दिल्ली मैंने बताया यमुना नदी के किनारे है, आपका जो पटना है गंगा नदी के किनारे है। आप ये भी इंदौर देखिए, इंदौर से एक और नदी निकलती है, आपने इंदौर सुना होगा ना, इंडिया की सबसे क्लीनिस्ट सिटी का नाम आता है इंदौर का। इंदौर से ही क्षिप्रा नदी निकलती है, यहाँ मध्य प्रदेश में ही इंदौर है, इंदौर से क्षिप्रा नदी निकलती है जो उज्जैन होते हुए। आपने सुना होगा कुंभ मेला लगता है, 4 जगह कुंभ मेले लगते हैं इंडिया में। एक महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक में लगता है, उत्तराखंड में हरिद्वार है, हरिद्वार में एक जगह कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद यूपी में गंगा नदी किनारे कुंभ मेला लगता है, नासिक में, देखिए नासिक है, नासिक मैंने बताया ही कुंभ मेला लगता है। और एक कुंभ मेला उज्जैन में लगता है और उज्जैन जो सिटी है महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पे, वो यहीं से होकर के गुजरती है, क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन सिटी आपका बसा हुआ है। चलिए ये तो हो गए नदी, मैंने प्रमुख नदियों का ही नाम बताया, जिसमें अब इससे मान लीजिए बहुत से बांध भी बने हुए हैं, परियोजना विद्युत जल परियोजना जो है आपकी यहीं से बांध नदियों पे ही बनाया गया है, लेकिन उतना डीपली मैं नहीं बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और इस पर अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा कि किस नदी पे कौन सी बात बनी हुई है। जैसे सतलज नदी पे गोविंद बल्लभ भाई पंत जो है बांध बना हुआ है, यहाँ जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी पे ही आपका टिहरी बांध परियोजना का नाम सुना होगा। मैंने ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे, अदर जो मान लीजिए है परियोजना है वो जानते ही नहीं होंगे बच्चे, इसलिए जो आपके लिए प्रमुख है मैंने इसलिए बताया। तो देखिए हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने इसलिए हाथ से मैप बना दिया कि मान लीजिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैप में बताता कि ये नदी यहाँ से निकलती है, मैं सामने ही बता देता कि हाँ जीके का मतलब ये हुआ कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन मैं इसलिए डायग्राम से बनाया कि आपको ताकि समझ में आ जाए कि हाँ ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से आती है, वो कहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है। चाहता तो मैं बता देता कि हाँ कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, आपको पता ही नहीं होता कि हाँ कि गंगा नदी का निकलता, सभी लोग जानते हैं कि हाँ गौमुख से गंगा नदी गंगोत्री से उसका उद्गम हुआ है। लेकिन मैंने इसलिए मैं बताया, मैप के थ्रू ही बताया मैंने, इसलिए पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि कौन सा स्टेट का किस दिशा में है और कौन से स्टेट का बॉर्डर किस स्टेट से लगता है, इससे आपको आसानी होगी कि कौन सी नदी किस स्टेट से होकर के गुजरती है। मैंने गंगा नदी बताया उत्तराखंड से बहती है, उत्तराखंड से बहती हुई आके हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार होते हुए यहाँ देखिए एक और नदी है घाघरा नदी यहाँ नेपाल से ही निकली है। घाघरा नदी का आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में जैसे फैजाबाद में इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। आप सुने होंगे, आप जो लोग अयोध्या का नाम सुने होंगे कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सभी लोग पता होगा कि सरयू नदी, लेकिन उसका नाम यहीं पर सरयू नदी, लेकिन वो नेपाल में घाघरा नदी नेपाल से निकलती है और घाघरा नदी उसका नाम घाघरा नदी है और यहीं बलिया के आसपास आकर के वह गंगा नदी में मिल जाती है। ये तो हो गए आपके, ऐसे मैंने नारायणी नदी के नाम बताया, गंडक नदी के बारे में भी बताया, सरयू नदी के भी बताया कि गंडक नदी के नाम घाघरा नदी के नाम से बहती है और आकर के मिल जाती है। ये तो हो गए आपके, मैं इसीलिए बता रहा था ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी नदी किस स्टेट से और कहाँ से होकर के निकलती है। तो चलिए, हो सकता हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो जी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।